हाँ, सो मैं लास्ट क्लास में इनर्शिया पढ़ा था, जिसका मतलब क्या है, ये टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी किसी भी बॉडी की टू रेजिस्ट व्हाट, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो भी लिख सकते हैं, मोशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो तीन टाइप के इनर्शिया देखे थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो यानी कि वो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलती रहेगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसे यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं अपन, ठीक है। तीनों के हमने डेफिनेशंस लिखे थे और दो दो तीन तीन एग्जांपल लिखे थे, है ना, डे टू डे लाइफ के, कि हम कहा ये वाला इनर्शिया क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यूज नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे आज। तो इनर्शिया एक टेंडेंसी है ना, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा था कि इनर्शिया का कोई फॉर्मूला होगा कि आई इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये एक टेंडेंसी होती है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बट इसका एक मेजर जरूर है, आप इनर्शिया को मेजर कर सकते हो उस बॉडी के मास के हेल्प से। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया एक्चुअली, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब जिस बॉडी के अंदर मास ज्यादा होगा या जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा। एग्जैक्टली मतलब अगर हम दोनों, एक आपकी कार आ रही है उतनी स्पीड से ही बाइक आ रही है, दोनों आ रहे हैं, है ना, तो आपको ज्यादा फोर्स कार को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू बाइक, बिकॉज पहले स्पीड दोनों की सेम है बट मास कार का ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसका ऑपोजिशन भी ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं क्या? तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो नोट में लिख लेते हैं, उस पॉइंट को लिखो नोट में, नोट करके लिखिए, नोट अ हेवियर बॉडी, नोट में लिख रहे हैं अपन, है ना, अ हेवियर बॉडी, अ हेवियर बॉडी ऑफर्स मोर इनर्शिया, offers more inertia, a heavier body offers more inertia than a lighter body, than a lighter body. A heavier body offers more inertia than a lighter body for all the three types of inertia, for all the three types of inertia. Full stop. Thus we can say that, thus we can say that, thus we can say that mass is the measure of inertia. Mass is the measure of inertia. Mass is the measure of inertia. ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैंड डालिएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं अपन। हैंड डालिए, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, सुन रहे हैं क्या? फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोमेंटम ब्रैकेट में स्मॉल पी लिखना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, लीनियर मोमेंटम। अब समझते हैं मोमेंटम का मतलब क्या है। देखो, मोमेंटम का मतलब होता है इट इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी। एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितना मोशन है या वो कितना मूव करेगी, जितना मोशन होगा उतना ही मूव करेगी ना। जहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहां वो रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो मोमेंटम का मीनिंग होता है, लीनियर का मतलब समझिए, लीनियर मतलब लाइन,
स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कितना मोशन है उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मतलब आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, लीनियर मतलब क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, और मोमेंटम मतलब हो गया कितना, क्या बोला मैंने, मोमेंटम मतलब क्या, मोशन कंटेन्ड इन दी बॉडी। तो मोशन कंटेन्ड इन दी बॉडी। अब ये दोनों चीजें ना, ये मोमेंटम, ये तो मोशन है, मोशन कंटेन्ड इन दी बॉडी, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बॉडी के। क्या लगता है किस पे करना चाहिए? किसी भी बॉडी का मोशन किस पे डिपेंड करना चाहिए बताइए? एक उसकी वेलोसिटी, जाहिर सी बात है जितनी वेलोसिटी से आ रही होगी, तो वेलोसिटी स्पीड तो एक ही हो गया ना, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी स्पीड तो सेम है। मास, तो दो फैक्टर होते हैं, मास एंड वेलोसिटी, ये दो फैक्टर पर आपका मोमेंटम डिपेंड करता है। मतलब आप ये समझिए, हम दो एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में अपन ने मासेस अलग अलग लिए हैं, दो बॉडी है, मास m1 m2 दोनों का मास अलग अलग है, और इमेजिन कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि m1 जो है वो m2 से बड़ा है, मास ऑफ बॉडी 1 इज ग्रेटर देन बॉडी 2, और दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये भी वही जो मैंने बाइक और कार का एग्जांपल लिया था ना इनर्शिया वाले में, वैसे ही कुछ है कि एक कार है और एक बाइक है, समझ रहे हैं क्या? या यूं समझ लीजिए कि दो लोग दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना, और एक हेवियर है, एक थोड़ा हेल्दी आदमी आ रहा है दौड़ते हुए आपके सामने, और एक आ रहा होगा कोई पतला दुबला सा, ओजस आ रहा होगा समझ लो, ठीक है? तो ज्यादा आसानी से आप किसको रोक पाओगे? ओजस को, क्योंकि वो हल्का फुल्का है, भले स्पीड उसकी भी इसके जैसी है, पर उसको रोकना आसान होता है। जैसे हमारे स्कूल में ना वो होता था, जब स्पोर्ट्स कॉम्पिट, हाँ स्पोर्ट्स रेस होती थी, तो क्या होता था, ग्राउंड इतना बड़ा था, वहां पे 100 मीटर की रेस होती थी, और लगभग उतना ही 100 मीटर का ही ग्राउंड था वो। तो ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी, और बाउंड्री वॉल और ग्राउंड के एंडिंग से पहले ना बीच में ऐसा नाली थी, मतलब ये अगर बाउंड्री वॉल है, ये आपका ग्राउंड है, तो ये जो आप बीच का गैप देख रहे हो ये क्या है? नाली है, ठीक है? रेस चालू होती थी यहां से, ये ट्रैक है रेस का, तो जो पार्टिसिपेट नहीं करता था ना उसको टीचर्स लोग यहां खड़ा करा के रखते थे। क्यों? जो दौड़ते हुए आ रहे हैं उन लोग नाली में ना चले जाए, क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, इनर्शिया बहुत है उनके अंदर, तुरंत रुकेंगे नहीं। होता है ना, हम भी जैसे दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एकदम जहां पे आपको रुकना होगा एंड पॉइंट, आप वहां नहीं रुकोगे, यहां तक तो आपको दौड़ना, ये तो फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन तो आपको क्रॉस करना है ना। ऐसा तो ना होगा कि दौड़ते हुए आ रहा आदमी एकदम फिनिश लाइन में आके एकदम धम्म से रुक देगा, ऐसा तो ना होगा, वो तो आगे बढ़ेगा ना थोड़ा, तो हमको यहाँ पे खड़ा करा के रखते थे कि उनको रोकना, जैसे ही वो आएंगे आप उनको रोकना ऐसे, और नहीं रोक पाए तो ऐसा ना हो कि दोनों ही नाली में चले जाए एक साथ। तो अब एक हैवी आदमी आ रहा है दौड़ते हुए और एक पतला दुबला आदमी आ रहा है दौड़ते हुए, तो अब सोचिए कि हमको किसको ज्यादा रोकने में मेहनत करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली जो हैवियर आदमी आ रहा है, राइट, क्योंकि उसके अंदर मोशन ज्यादा है, भले दोनों की वेलोसिटी सेम है बट उसका मास ज्यादा है, तो उसको रोकने में भी आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो रुकेगा। तो मोशन कंटेन बॉडी में मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और जब हम दो सेम मास के पर्सन को लेते हैं, इन दोनों इक्वल हैं, बट वेलोसिटी जो है ना, एक की 20 है, दूसरे की 40 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब यहां पे क्या होगा हमारा? जाहिर सी बात है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर मोशन भी ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एज वेल। हाँ, वही मोशन कंटेन्ड बॉडी मतलब मोमेंटम ही हो गया, ठीक है? तो मोमेंटम दोनों से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है मोमेंटम का? P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो दो मीनिंग हो गई मोमेंटम की। ये जो मैंने आपको लिख के बताया ये उसकी क्वालिटेटिव मीनिंग है। क्या मीनिंग है? क्वालिटेटिव मीनिंग। और ये है उसकी क्वांटिटेटिव मीनिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी है, एक उसका मीनिंग बता रहा है आपको और एक उसका वैल्यू निकाल के देगा। यस और नो? आप मल्टीप्लाई कर दो उस आदमी के मास को और उसकी वेलोसिटी को, तो आपको उसका मोशन कंटेंट निकल के आ जाएगा।
समझ में आ रहा है क्या कि उस पर्सन के अंदर कितना मोशन है, कितना दौड़ता रहेगा वो, समझ रहे, वो उसका मोशन हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू एम इन टू वी, ये भी आपके मोमेंटम का डेफिनेशन है, बट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है ये। एंड मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज द क्वालिटेटिव मीनिंग ऑफ द मोमेंटम। एम आई क्लियर? ठीक है, यूनिट कोई मुझे बताएगा कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये तो आपके एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये सब तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। इसके फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीजें हैं। क्या किलोमीटर आर? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर। अरे आप केजी अगर बोल रहे हो तो केजी ऐसा यूनिट है, सुनो इधर, आप अगर मास के लिए केजी वर्ड यूज कर रहे हो, केजी यूनिट यूज कर रहे हो, तो ये ऐसा यूनिट है मास की। तो आपको वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट ही बोलनी है, मीटर पर सेकेंड, ना कि किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज नॉट दी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना? ऐसा यूनिट वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगा मिला करके? केजी मीटर पर सेकेंड। आपको कोई भी यूनिट रटनी नहीं है, सुन रहे हो क्या आप लोग? आप उस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग याद रखो। जैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऊपर क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या आ गया? सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या यूनिट बन गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। अगर आप उसका फॉर्मूला जान रहे हो तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हो तुरंत। याद करने या रटने की जरूरत नहीं है यूनिट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? जैसे अभी आपने इसका, अगर मुझे फॉर्मूला पता है कि मोमेंटम m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। निकल जाएगा। अब सोचो वेलोसिटी का यूनिट भी याद नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यहां से आ गया। हाँ, इतना भी नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? तो क्या ही पढ़ रहे हैं फिर, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? समझे क्या? एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसके बारे में। चलो डिफाइन करते हैं मोमेंटम को। पहले देखो, ये फर्स्ट लॉ हमारा हो चुका है ना। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है, मोमेंटम। तभी अपन सेकेंड लॉ पढ़ने के काबिल हो पाएंगे, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि वहां पे वर्ड आएगा, सेकेंड लॉ में वर्ड आएगा मोमेंटम, तो हमको पता होना चाहिए ना मोमेंटम का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, it is defined as the quantity of motion, it is defined as the quantity of motion, it is defined as the quantity of motion contained in a body. It is defined as the quantity of motion contained in a body. एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है, कंटेन्ड इन अ बॉडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में क्वांटिटेटिवली, 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 quantitatively linear momentum is the product of, quantitatively linear momentum is the product of, quantitatively उसकी क्वांटिटी कैसे निकालोगे? तो quantitatively linear momentum is the product of mass and velocity of a body. Linear momentum is the product of mass and velocity of a body. Mass and velocity of a body. नीचे फॉर्मूला लिख लो, P is equals to M into V. स्मॉल p लेना है ना, कैपिटल P नहीं लेंगे। कैपिटल P पावर होता है, सुन रहे हो? और वो भी फिजिक्स का ही टर्म है, एनर्जी पावर। तो स्मॉल p मतलब मोमेंटम, तो m इंटू v। ठीक है, नीचे इसका यूनिट लिख लो, SI यूनिट इज
एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? एनीवन? सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सी का मतलब ही सेंटीमीटर होता है, और जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि सीजीएस यूनिट में हम लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, मास को ग्राम से डिनोट करते हैं, और टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखो, लीनियर मोमेंटम हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि देखो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, has a sense of direction, and therefore it is a vector quantity, and therefore it is a vector quantity, and therefore it is a vector quantity। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है ना, बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पे, मोशन भी तो वही होगा ना। एम आई क्लियर? ठीक है, full stop. The direction of linear momentum, the direction of linear momentum, the direction of linear momentum at any instant, the direction of linear momentum at any instant, the direction of linear momentum at any instant is same as that of the velocity, is same as that of the velocity. The direction of linear momentum at any instant is same as that of the velocity, is same as that of the velocity। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का भी होगा। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम बॉडी का चेंज हो सकता है क्या? कैसे? मास तो सेम रहेगा ना, ऐसा ना कि आपका दौड़ते दौड़ते मास कम हो जाएगा, मास सेम रहेगा, बट हाँ वेलोसिटी चेंज होकर के हम मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बात करेंगे कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इसे नोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को अपन u है, मास आपका m है, और आपने वेलोसिटी बढ़ा करके अपनी कर दी v, तो पहले अपन निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। p1 को क्या नाम दूंगा मैं? इनिशियल मोमेंटम। क्या हो जाएगा ये? m इंटू यू, m इंटू यू, क्योंकि आप इनिशियल निकाल रहे हो, राइट? तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एम आई क्लियर? और P2 निकालना है मुझे अगर, विच इज फाइनल मोमेंटम, दैट विल बी m इंटू v, m इंटू v। एम आई क्लियर? ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जैसे आप चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इन द सेम वे हम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इसको डिनोट करते हैं अपन डेल पी से। ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने, ये चेंज कहलाता है, चेंज इन व्हाट? पी मतलब मोमेंटम, इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। सुन रहे हैं? वैल्यू पुट करता हूं मैं अगर, तो क्या आएगा? mv माइनस mu, mv माइनस mu। यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसको बोलते हैं अपन चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान देना इधर, मेरी बात है ना, अगर अपन को ये मोमेंटम चेंज करवाना है, मोमेंटम चेंज कराने का मतलब है कि मान लो, सुनना पहले, गाड़ी चल रही है, आपने तुरंत ब्रेक मारा, तो बहुत फोर्स से ब्रेक मारना पड़ेगा ना, यानी कि फोर्स ज्यादा लगेगा पर टाइम कम लगेगा गाड़ी को रुकने में, क्योंकि आपने तुरंत ब्रेक मारा, गाड़ी तुरंत रुक जाएगी।
एक तरीका होता है कि धीरे धीरे ब्रेक मारना, तो गाड़ी भी थोड़ा टाइम लेके रुकेगी, और एक होता है तुरंत ब्रेक मारना, गाड़ी तुरंत रुक जाएगी। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, एक में आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो टाइम कम लगा, और एक में आपने फोर्स कम लगाया तो टाइम ज्यादा लगा। किसको? मोमेंटम को चेंज होने के लिए। मोमेंटम दोनों में चेंज हो रहा है ना, क्योंकि आपने जब ब्रेक मारा तो गाड़ी की वेलोसिटी कम होगी कि नहीं होगी, उससे उसका मोमेंटम कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आपने चेंज किया मोमेंटम को, पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पर। आप अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो टाइम कम लगेगा, आप फोर्स कम लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। एम आई क्लियर? तो एक और क्वांटिटी इसमें अपन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये होता है आपका डेल पी बाय टी, यानी कि एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। लिख सकते हैं, एम कॉमन निकाल सकते हैं अपन यहां से, अंदर v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। यहां तो समझ में आ रहा है कि अपन को, एवरीवन इधर तक आ रहा है समझ में? और ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? आपके फोर्स पर। यही हमारा सेकेंड लॉ होता है। सुन रहे हैं क्या? अभी कुछ लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा। यही हमारा सेकेंड लॉ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मोमेंटम कितना जल्दी या कितना लेट से चेंज होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फोर्स, और फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल? F is directly proportional to mv minus mu and inversely proportional to time। अभी अपने बात की थी कि फोर्स ज्यादा लगाओगे तो कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और फोर्स कम लगाओगे तो ज्यादा टाइम में मोमेंटम चेंज होगा। एम आई क्लियर? यही हमारा सेकेंड लॉ है। इसको अपन रीड कैसे करेंगे? द रेट ऑफ, इसको पूरा क्या बोलूंगा मैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपॉन क्यों लिखना? रेट तो लिख दिए ना। रेट अपने आप में टाइम होता है, रेट अपने आप में क्या होता है? टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मैं सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलूंगा तो मैं इतने की बात कर रहा हूं, और मैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा हूं मतलब मैं पूरे की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यही हमारा सेकेंड लॉ है, और सेकेंड लॉ से हम फोर्स का एक इक्वेशन भी निकाल लेंगे। रुक जाना, बोल रहा हूं लिखवाऊंगा तो। ये हमारा सेकेंड लॉ है, इसी से अपन एक फोर्स का फॉर्मूला भी निकालने वाले हैं। वो ये है कि अपन ये प्रोपोर्शनलिटी से हटा देंगे, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, और एक कांस्टेंट के लगा देंगे। यहाँ पे m कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू, और नीचे क्या है? t। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल्स टू के एम ए। अगर आप k का वैल्यू 1 पुट करते हो, अगर कांस्टेंट है वो, तो f की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू ए। ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला होता है। सुन रहे हैं क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हाँ, ये कांस्टेंट है बस, क्योंकि देखो आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए ना आपने, उसकी जगह आपने इक्वल टू लगा दिया। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वल टू लगाते हो ना, तो आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, और वही कांस्टेंट हमारा के होता है, जहां पे के का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपन। ठीक है, पर अपन एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या रखा? 1, ताकि आपका फॉर्मूला आ जाए F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। समझ रहे हैं क्या? चलो उसको लिखते हैं, हैंड डालिए। नहीं, हेडिंग डालो पहले। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं लिखवाऊंगा, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फिर हम इसका लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। सुन रहे हैं क्या? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाइफन डाल के लिखो। इट डील्स विद द rate of change of momentum. It deals with the rate of change of momentum. It deals with the rate of change of momentum. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, ये सब निकालेंगे अपना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है नीचे में लिखो। लेट m be the mass of the body. Let m be the mass of the body. Let m be the mass of the body traveling with the initial velocity of u meter per second,
traveling with the initial velocity of u meter per second, traveling with the initial velocity of u meter per second, increases its speed by, increases its speed to लिखना, increases its speed to, increases its speed to v meter per second, v meter per second. Next line में initial momentum of the body, initial momentum of the body, initial momentum of the body, comma p1 लिख लो फॉर्मूला m into u, ऐसी फाइनल मोमेंटम भी लिख लो. ठीक है दोनों इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी p1 इज इक्वल्स टू m into u. नेक्स्ट स्टेप में फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी p2 इज इक्वल्स टू m into v. डन. नेक्स्ट लाइन में नाउ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू, नाउ चेंज इन मोमेंटम डिनोटेड बाय कितना, क्या, डेल p. नाउ चेंज इन मोमेंटम कॉमा डेल p इज इक्वल्स टू p2 minus p1. Change in momentum del p is equals to p2 minus p1, that is mv minus mu. और फिर नेक्स्ट स्टेप में therefore rate of change of momentum, therefore rate of change of momentum is equals to, उसको डिनोट कर रहे हैं del p by t से. Rate of change of momentum del p by t is equals to mv minus mu upon t. mv minus mu upon t, mv minus mu upon t, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, mv minus mu upon t. और किसी को भी अगर मोमेंटम चेंज करना है बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं कर सकते, हाँ या ना. देखिए आपको वेलोसिटी बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना एक्सेलरेटर पे, या एक्सेलरेटर को ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, फोर्स तो लगाओगे. पैर से भी लगा रहे हो तो पैर से दबाओगे या पैर ऊपर करोगे, दोनों ही केस में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. मतलब बिना फोर्स लगाए मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता. एम आई क्लियर. मास तो उतना ही है हर बार, क्या चेंज करना है हमें, वेलोसिटी. और वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. ओके नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में Newton's second law states that, Newton's second law states that, Newton's second law states that, अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लो लॉ पूरा. The rate of change of, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body, of a body, the rate of change of momentum of a body with respect to time, with respect to time, with respect to time is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the net external force, directly proportional to the net external force acting on the body, acting on the body, net external force acting on the body, acting on the body, and take place in the direction of force, and take place, and take
place in the direction of force, in the direction of force. जो भी चेंज होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा? फोर्स के डायरेक्शन में. मतलब सोचिए अगर फोर्स रेजिस्टिव है तो मोमेंटम कम होगा, फोर्स अगर एक्सेलरेट करेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा. समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आप एक्सेलरेटर में फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर आपने फोर्स कम लगाया या फोर्स रिटार्डिंग टाइप का है तो उससे क्या होगा? गाड़ी की स्पीड भी कम होगी, यानी कि वो भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगा, कम होगा. ठीक है, लिख लो. देखो हमने भले लिखा पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, बाद में लिखे हैं फोर्स, बट इक्वेशन लिखते समय हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई टी. यहां से शुरुआत करेंगे. लिखो, दैट इज उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई टी, पुट करते वैल्यू. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन लेना, v माइनस यू बाई टी. एम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए. क्यों लिख पाए अपन एम इंटू ए? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाय टी. ये अपन मोशन चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं. प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं. एफ इज इक्वल्स टू के एम ए, वेयर के इज अ कांस्टेंट. फॉर्मूला निकालने के लिए लेट k is equals to 1, therefore f is equals to ma. ये फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए आता है. क्वेश्चन ऐसा आता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सुन रहे हैं क्वेश्चन? तो आपको इतना करना है, पहले आपको सेकेंड लॉ डिफाइन करना है और फिर ये पूरा करना है. क्वेश्चन क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन कैसा आएगा? डिराइव F is equals to ma by using क्या? सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ को यूज करते हुए आपको ये फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है. एम आई क्लियर? बाकी नहीं, बाकी लॉ से नहीं कर पाएंगे, यहीं से आएगा ना एम इंटू ए. ठीक है, क्लियर है ये? यहीं से देखो हमारा यूनिट आ जाएगा फोर्स का. अपन ऑलरेडी पढ़ चुके ना फोर्स का यूनिट न्यूटन और डाइन, पर एक्चुअली न्यूटन का मतलब क्या होगा? देखो यहां ध्यान देना, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. चलो बताओ यूनिट क्या होगा? अभी जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट निकालना, मास का यूनिट और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आ गया ऐसा यूनिट. और सीजीएस यूनिट केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूटन एन, और इसको बोलते हैं डाइन. समझ में आ रहा है क्या? तो नीचे लिखो चलो, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स सब हेडिंग डाल करके यूनिट ऑफ फोर्स लिख लो. पहले एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, है ना. और ऐसी इसका सीजीएस यूनिट भी लिख लो नीचे नेक्स्ट लाइन में. सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर केजी सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाइन. ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट. ठीक है, ये अपन पहले भी लिख चुके हैं जिस दिन अपन फोर्स पढ़े थे फर्स्ट क्लास में. आज इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी निकालते हैं कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे. जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है. यस और नो? मतलब यूनिट में रिलेशनशिप होता है ना. 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. इन द सेम वे न्यूटन और डाइन का भी एक रिलेशनशिप होना चाहिए. एम आई क्लियर? उसको डिराइव करते हैं.
तो नीचे लिखना रिलेशन बिटवीन, सब हेडिंग डालना एक, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। रिलेशन कैसे निकालेंगे? शुरुआत करते हैं 1 न्यूटन से। 1 न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? ये होता है न्यूटन का मतलब। एम आई क्लियर? चलो हाँ हाँ, ध्यान दे, इधर देखेंगे सभी। केजी की जगह मैं ग्राम लिख देता हूं, ऐसे लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना, 1 केजी। और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्या लिखूं? 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा दोनों में। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? डाइन। क्या होता है? आ गया डाइन? बस अब इसको देख लो कितने आ रहे हैं, 1 और 5 जीरोस है, यानी कि 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? 10⁵ डाइन। ये है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। अगेन इसको रटने की जरूरत नहीं है ना। 1 न्यूटन क्या होता है? आप शुरुआत करोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, सेकेंड को मत चेंज करना, केजी को ग्राम में चेंज कर देना और मीटर को सेंटीमीटर में, खत्म। एक 1000 आ जाएगा और एक 100 आ जाएगा, 1000 और 100 मिलाकर ही तो 10⁵ आया है। एम आई क्लियर? चलो 1 न्यूटन को डिफाइन भी करते हैं। 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं, लिख लिए पूरा? स्मॉल डी लिख सकते हैं, ऐसे कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का डेफिनेशन लिखते हैं, नीचे लिखना, वी नो दैट F is equals to m into a. We know that F is equals to m into a if, नीचे लिखो, if m is equals to 1 kg and a is equals to 1 meter per second square, then F का वैल्यू क्या आएगा? 1 kg, 1 into 1 आएगा ना, यानी कि 1 न्यूटन। आंसर क्या आएगा फोर्स का? 1। अरे दोनों 1 1 होगा तो 1 into 1 1 होता है ना। अब इसको अपन डिफाइन करते हैं, देखो 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दो। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स acting on mass of 1 kg to produce an acceleration of 1 meter per second square। बस इसी को अपन को लिखना है, ये जो आपने अभी लिखा ना ऐसे, इसी को बस इंग्लिश में लिखना है कि 1 न्यूटन, हाँ एंड का साइन है वो। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स है जो जब 1 किलो मास में लगता है तो उस मास को वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, कितने का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसको बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स। एम आई क्लियर? चलो डिफाइन करते हैं, इतना लिख लिया आपने, नीचे डिफाइन डेफिनेशन लिखो न्यूटन की। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square, 1 meter per second square, किसमें? 1 किलो के मास में, in a body of mass 1 kg, in a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। समझ में आया कि आपको? ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ से फोर्स निकाल लिए, फोर्स का यूनिट हो गया, दोनों यूनिट का रिलेशनशिप भी हो गया। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 न्यूटन, सुन रहे हो? डिफाइन 1 न्यूटन, तब ये लिखना है हमें, लिख लो कहीं पर, डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो जब 1 किलो वाले मास पे लगता है तो उस मास का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है।
ठीक है, चलिए कुछ एप्लीकेशंस लिखते हैं, नीचे लिखना सम एप्लीकेशंस ऑफ हाँ 1 किलो के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। हाँ, सम एप्लीकेशंस ऑफ F is equals to mv minus mu upon t, यानी सेकेंड लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे हमने इनर्शिया में कुछ एप्लीकेशन देखा ना, डे टू डे लाइफ का, वो बस वाला, कैरम वाला, मडगार्ड वाला, है ना, ये सब एग्जाम्पल ही तो थे डे टू डे लाइफ के, जहां पे हम इनर्शिया, अलग अलग टाइप के इनर्शिया ऑब्जर्व करते हैं। इन द सेम वे हम ये वाली चीजों का भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कराटे प्लेयर वाला जो एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिया था, कि वो जब भी उनको पाइल ऑफ ब्रिक तोड़ना होता है तो वो तेजी से मारते हैं। क्यों तेजी से मारते हैं? ताकि टाइम कम लगे तो फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएगा। इक्वल लिखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहां पे कराटे वाले ने बहुत तेजी से मारा ताकि टाइम क्या लगे, कम। टाइम कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स ज्यादा लगेगा और वो ब्रिक क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? इसका उल्टा इफेक्ट क्या होता है, एक और एग्जांपल समझना, कि हम टाइम बढ़ा करके फोर्स का इफेक्ट कम करना चाह रहे हैं। अभी हमने टाइम कम करके फोर्स का इफेक्ट बढ़ाया था कराटे वाले में। अब ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम टाइम ज्यादा लेकर के फोर्स का इफेक्ट कम करेंगे। क्या बोल रहे हैं? बॉलर नहीं, फील्डर। हाँ, फील्डर जो है, अगर उसको बॉल कैच करना है, या विकेट कीपर है उसके पास बॉल आती है कैच करने के लिए, तो वो कभी भी हाथ आगे लेके कैच नहीं करते, वो हमेशा हाथ क्या करते हैं, पीछे लाते हैं। पीछे लाने से क्या होगा, उनको टाइम मिलेगा, टाइम बढ़ेगा तो जब बॉल आकर के हिट करेगी उनके हाथ में तो उसका फोर्स उनके हाथ में कम लगेगा। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपन पहले देख चुके हैं कि टाइम कम लोगे तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लोगे तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। ऐसे हमारे गाड़ियों में शॉकर्स होते हैं, शॉकअप्स होता है ना, गाड़ियों में चक्के के ऊपर शॉकअप्स होते हैं, जो आपको झटका ना लगने दे। आप अंदर कार में बैठे हैं या आप ऊपर सीट में बैठे हैं, तो नीचे स्पीड ब्रेकर आया है, तो उससे जो भी आपके गाड़ी को जर्क लगने वाला है, झटका लगने वाला है, वो किसको लगेगा, पहले शॉकअप को लगेगा। शॉकअप क्या होता है, मोटे मोटे स्प्रिंग्स होते हैं। तो जब वो शॉकअप पे जर्क लगेगा तो वो शॉकअप भी क्या करेगा, टाइम ज्यादा लेगा। टाइम ज्यादा लेगा तो ऊपर तक आपके तक इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा फोर्स का। वो जो स्पीड ब्रेकर के कारण आपके चक्के को फोर्स लगा ना, उसका इफेक्ट आपको कम फील होगा, आप अंदर बैठे हो कार के। तो हाँ, वो भी यही कर रहे हैं, वो फोर्सेस, मतलब क्या होते हैं, वो स्पंजी होते हैं। तो जब भी कोई चीजें टकराएंगी तो वो कंप्रेस होंगे, मतलब प्रेस हो जाएंगे। उससे क्या होगा, वो टाइम इंटरवल उनको ज्यादा मिलेगा, तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा उन चीजों पर जो इजिली टूट सकती हैं। इसलिए हम सॉफ्ट मटेरियल भरते हैं ताकि जब वो इम्पैक्ट उसका क्या हो, कम हो, फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो, कम हो। यही चीज तो जब हम लॉन्ग जंप, हाई जंप कर रहे हैं, तो सोचिए जब आप कूद के जा रहे हो तो नीचे टाइल्स बिछी हो, जनरली क्या होता है, रेत होती है ना वहां पर। देखेंगे नहीं आप लोग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है तो, कि दूर से वो दौड़ता हुआ आ रहा है आदमी और वो कूदने वाला है। जस्ट इमेजिन करिए जब वो कूदेगा, वो जो जगह है वो अगर टाइल्स की बनी होगी तो कितनी जोर से लगेगी उसको। तो वहां क्या लगाते हैं, वहां क्या बिछाते हैं, सैंड, ताकि जब वो गिरे तो सैंड में क्या होगा, वो नीचे जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा लेगा तो उसको फोर्स कम लगेगा उसके बॉडी के ऊपर, यानी कि उसको लगेगी नहीं। हाँ, वो भी वही काम कर रहा है, तो वो भी तो सॉफ्ट की चीज है ना। मतलब कहीं भी हम टाइल्स हार्ड मैटर नहीं लगाएंगे, सीमेंट का बना दिए कि टाइल्स लगा दिए, कुछ, हाँ, कुछ सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जब वो गिरे तो वो दबेगा, तो दबेगा तो क्या होगा, टाइम इंटरवल मिलेगा उसको और फोर्स का इंपैक्ट कम होगा उसके ऊपर। समझ रहे ना? तो ये चारों एग्जांपल इसी चीज के हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट लिखते हैं, पहले लिखो। लिखने से पहले एक लाइन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इफ 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 del p is constant, इफ del p is constant, कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या है,
कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो कि फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ del P is constant, then F inversely proportional to T. Then F is inversely proportional to T. Full stop. It means that if T is large, T मतलब टाइम है ना, if T is large, the force experience will be less. If T is large, the force experienced will be less. If T is large, the force experienced will be less, and vice versa लिख लेना. And vice versa. Vice versa मतलब इसका उल्टा कि if T is small, force experience will be more. उल्टा है ना, and vice versa. चलो फर्स्ट एग्जांपल लिखना. एग्जांपल नंबर 1 लिखिए. A cricket player lowers his hands. A cricket player lowers, अपना हाथ पीछे लेके आएगा या नीचे लेके आएगा, lowers his hands while catching a ball. A cricket player lowers his hands while catching a ball. Full stop. By doing so, ऐसा करने से, by doing so, the player increases T. यानी कि टाइम T, the time interval for the change in momentum. देखो क्या हो रहा है, बॉल तो उसके पास तेजी से आ रही है. बता रहा हूं, एक सेकंड सुन लो पहले. जहां तक लिखे उतना ही लिखो, बाकी मैं रिपीट करूंगा. हाँ ध्यान दो इधर. देखो बॉल उसके पास तेजी से आ रही, तो बॉल का एक मोमेंटम है, पर जैसे ही वो बॉल को कैच करेगा, बॉल का मोमेंटम जीरो होने वाला है, क्योंकि बॉल रुक जाएगी ना जब वो कैच करेगा, तो बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. यस और नो? तो बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है. समथिंग कुछ वैल्यू था पहले, क्योंकि बॉल तेजी से आ रही थी, उसकी वेलोसिटी भी है, उसका मास भी है, पर जैसे ही उसने कैच किया, उसका मोमेंटम क्या होने वाला है? जीरो. यानी कि इसका मोमेंटम चेंज होने वाला है. बस इसको क्या करना है, उस मोमेंटम के चेंज के टाइम पीरियड को बढ़ाना है. मोमेंटम तो जीरो होने वाला है 100%. जो कैच करेगा तो जीरो हो गई ना मोमेंटम, बट वो पीछे करके क्या कर रहा है, वो टाइम पीरियड बढ़ा रहा है कि जो चेंज हो रहा है मोमेंटम का, वो क्या हो, थोड़ा सा स्लोली हो. तभी तो हाथ पीछे ला रहा है ना. स्लोली होगा मोमेंटम चेंज, तो फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा. ठीक है. हाँ मतलब वही फोर्स हैंड में ट्रांसफर हो जाएगा. हाँ क्या लिखे? द टाइम इंटरवल फॉर द चेंज इन मोमेंटम, फुल स्टॉप. बिकॉज ऑफ दिस the force experienced by his hands is less. Because of this, ऊपर क्या लिखे थे? By doing so, the player increases T क्या है, कॉमा देखे, the time interval for the change in momentum, full stop. Because of this, the force experienced by his hands is less. The force experienced by his hands is less. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल मैंने आज लिखाया है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा. 2 मिनट रुकना, मैं कल के टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, है ना. कल का